रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हमारे पास आता है बोह्स एटॉमिक मॉडल। इसमें जो रदरफोर्ड का मॉडल था वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा ली गई हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी न्यूक्लियस के बारे में चक्कर काटता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। बस हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ऐसे घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करते करते क्यों न्यूक्लियस में जाकर के कोलाइड नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम थी। तो बोर ने बोल दिया अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, तो अगर यहाँ पर ये इस तरीके से घूमे और इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो फिर यहाँ पर ये स्टेबल रहेगा, उसको नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हाइपोथेसिस ली गई। तो उसको बोल दिया गया कि भाई हमारे पास वो स्टेबल वहाँ पर उसका इस तरीके से ऑर्बिट है। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास इसकी पाथ लेंथ है, कितनी पाथ लेंथ हो जाएगी, अगर ये रेडियस है तो पाथ लेंथ की वैल्यू हो जाती है 2πr। अगर ये 2πr अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है अगर इसकी वेवलेंथ के ही बराबर हो गया तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेमडा। या फिर वो वैल्यू 2 लेमडा के भी बराबर हो सकती थी, 3 लेमडा के भी बराबर हो सकती थी, 4 लेमडा के भी बराबर हो सकती थी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से n लगा देते हैं। ऑल राइट। अच्छा, वेवलेंथ किसके बराबर होती है, वेवलेंथ होती है h/p, p यानी कि मोमेंटम। तो देखो हमारे पास यहीं से आ जाता है 2πr इज इक्वल टू n लेमडा। यहाँ पर n लेमडा को हम लिख देते हैं n इंटू h/p, और p होता है मोमेंटम, तो उसको हम लिख देते हैं h/mv। और इसी को अब आप रीअरेंज करके देख लो, तो यहाँ से mv दूसरी तरफ चला जाएगा, r वहाँ पर है ही सही, तो बन जाता है mvr, और इधर h था, इधर से 2π चल जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है nh/2π। अब mvr क्या चीज़ होती है, अगर सर्किल में इस तरीके से कोई चीज़ घूम रही है तो ये उसका होता है एंगुलर मोमेंटम, और इसको टर्म दे दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ऐसा बोल दिया गया। तो हमारे पास ये बोह्स एटॉमिक मॉडल की पहली इक्वेशन ये आ चुकी है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास इस तरीके से n की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपको अलग अलग ऑर्बिट्स मिलेंगे। ऐसा बोला गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी जाएगी जो इसके गैप के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है। अगर वो नीचे आएगा तो वो उतनी एनर्जी को फिर रिजेक्ट करेगा। एनर्जी का आदान प्रदान होता है किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो हम यहाँ तो कभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कभी लाइट हमसे बाहर निकलती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लेंगे। तो ये हमारे पास चीज़ें बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताई गई। इसमें अब कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये कि ये हाइड्रोजेनिक एटम्स में काम करेगा। हाइड्रोजेनिक एटम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जैसे वो हाइड्रोजन का एटम हो सकता है, या फिर वो हीलियम प्लस हो सकता है, या लिथियम प्लस प्लस हो सकता है, इनमें ही ये चीज़ काम करने वाली है। दूसरी चीज़, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सम ट्रांजिशंस आर प्रेफर्ड। मान लो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं n इज इक्वल टू 4 पे, और हम n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी नीचे आ सकते हो, या फिर n इज इक्वल टू 3 पर होते हुए फिर यहाँ पे आ सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 है यहाँ से ऐसे आ सकते हो फिर ऐसे आ सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि इनमें से कुछ को प्रेफर किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है। हमें वो सब कंसिडरेशन नहीं करनी है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये एक लिमिटेशन थी। तो 2 लिमिटेशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए बोह्स एटॉमिक मॉडल की 2 लिमिटेशन क्या क्या थी। दिस इज इट। अब देखते हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया है उसका यूज़ करके किस तरीके से हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, जिन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब देख लेते हैं। बोह्स एटॉमिक मॉडल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे होंगी, देखो हमारे पास इस तरीके से बोह्स मॉडल है कि हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, न्यूक्लियस काफ़ी हैवी होता है, तो न्यूक्लियस को हम रेस्ट पे मानेंगे। ये इसके चारों तरफ मोशन कर रहा है, मान लो प्लानिटरी मोशन टाइप की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इस मोशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पर ऐसे लगना चाहिए। कहाँ से आएगा, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, सेंट्रीपिटल फोर्स वही होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बनना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो दूसरी इक्वेशन हमें बोलने बताया था कि कुछ हमारे पास यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है इसकी, वो इसकी 2πr के बराबर होनी चाहिए। तो उससे हमारे पास क्या डेरिवेशन आया था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये भी हम देख चुके हैं। हमारे पास इस तरीके से क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। 2 इक्वेशन, ये बेसिक 2 इक्वेशन है, इनके हिसाब से अब आप वेलोसिटी पता कर सकते हो, रेडियस पता कर सकते हो, इसकी टोटल एनर्जी पता कर सकते हो, और उनके फॉर्मूलों पे ही बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देख लेते हैं। हमारे पास पहला आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आ जाती है 2πkZe²/nh। अब ये याद रखना आपको लिए ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। वेलोसिटी आप इस तरीके से चुटकियों में पता कर पाओगे। Z यहाँ पे अगर
हीलियम प्लस है तो Z की वैल्यू आप 2 रख दोगे, N की वैल्यू यानी कौन से ऑर्बिट में है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस, nth ऑर्बिट का रेडियस जो है वो इस तरीके से आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर इस 0.529 को R0 भी लिख दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटल एनर्जी। हम प्लानिटरी मोशन में ही देख चुके थे ये चीज़। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ पर, ये फॉर्मूला आ जाता है डेराइव करोगे तो। और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है वो आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। और जब एनर्जी की बात हो रही है तो देखो ये हमारे पास टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। कभी आपसे ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है, अच्छा ये सेकंड ऑर्बिट में बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है या इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हम प्लानिटरी मोशन में पढ़ चुके हैं, टोटल एनर्जी जो होती है उसी को पॉजिटिव कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हमारे पास, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव आने वाली है तो हमारे पास वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। तो आपको ये भी प्लानिटरी मोशन वाली चीज़ यहाँ पर भी वैलिड है। और एक लास्ट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, इसकी वेवलेंथ तो बता दो। तो कौन सी वेवलेंथ होगी, वो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ना, ये यहाँ पर इस वेलोसिटी से चलेगा तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू ये आ जाती है 3.3 n डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना, ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी ही चाहिए। तो इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी सॉल्व भी करेंगे। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हम बाकी क्वांटिटीज़ को कैसे बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे इससे एसोसिएटेड करंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये सब चीज़ें कैसे मैं इन्हीं से मैं डिराइव कर सकता हूँ। वेलोसिटी और रेडियस से ही वो सब डिराइव हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। बोस एटॉमिक मॉडल में हमें बस पता होना चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो प्रोपोर्शन होती है z/n के, और हमारे पास जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, n²/z² के। अब यहाँ से हम बाकी सारी चीज़ें डराइव कर सकते हैं। तो यूजुअली हमसे ना कंपैरिजन वाले रिजल्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस उनको कंपेयर करो, तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी पता रहेंगी तो आप z और n की वैल्यूज़ रख के चीज़ें निकाल पाओगे। किस तरह की चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझसे पूछा है ओमेगा के अगर कंपेयर करना है तो ओमेगा को आप किस तरीके से देखोगे। देखो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मैं बोलूँगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाती है, v डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइडेड बाय आर। इस तरीके से आप चीज़ें चेक कर पाओगे। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालोगे। देखो हमें पता है फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2π। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अपॉन 2π, या फिर उसी को मैं लिख सकता हूँ v अपॉन 2πr। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड अगर मुझसे पूछे जाए टाइम पीरियड तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाएगी 1/f के बराबर, और उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाय v। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 2πr ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो उससे पता चल जाएगा टाइम कितना लगा है एक चक्कर पूरा लगाने में। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है करंट आई। करंट को किस तरीके से देखना है, आपको ऐसे देखना है एक सेकंड में कितना चार्ज यहाँ से पास हुआ है। तो कितना चार्ज, इसका खुद का चार्ज कितना होता है e के बराबर, और कितनी बार एक सेकंड में वो यहाँ से निकला है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है भाई। तो करंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी e टाइम्स f, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, और फ्रीक्वेंसी हमें पता चली चुकी है, यहाँ पर हम देख चुके हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शनैलिटी निकाल पाओगे। अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू पता करी जाए तो B की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर आप लिख पाओगे, आप करंट के हिसाब से जो हमारे पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है उसे लगा दो। B की वैल्यू आ जाती है हमारे पास B0 z³ अपॉन n⁵, ठीक। और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये करंट कैरिंग लूप है तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है NEH अपॉन 4πm, है ना। इसकी ये वैल्यू निकल के आती है मैग्नेटिक मोमेंट की।
जो सिर्फ n पे डिपेंड करती है, जो z पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे E, H और 4πm ये सब एक कांस्टेंट है, तो इसी कांस्टेंट को बोल दिया जाता है, ठीक है, इसको बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है। ये वाली जो चीज़ है दिस इज बोर मैग्नेटॉन। को फील करने की कोशिश करो। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है उसको हम बोलते हैं 1 बोर मैग्नेटॉन। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में चले जाओगे तो वही वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 बोर मैग्नेटॉन। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। हमें एक चीज़ पता है, m डिवाइडेड बाई l क्या चीज़ है, मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेज एंगुलर मोमेंटम। इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है E/2m। किस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है, यहाँ से भी आप निकालोगे तो आपको यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल को हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एल की वैल्यू क्या होती है, NH/2π, है ना। हम ये चीज़ चेक कर चुके हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, वहीं से ये चीज़ आई है। तो इस तरीके से भी आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। मेन चीज़ आपको ये दोनों पता होनी चाहिए, ये भी आप बाकी याद रख पाओ तो बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको और पता चलेगा किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। The momentum of an electron revolving in nth orbit is given by symbols have their usual meaning। इतना सिंपल सा ये सवाल है। देखो हमारे पास क्या होता है, बोस मॉडल में हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। एल की वैल्यू क्या होती है, NH/2π। एल की वैल्यू क्या होती है, mv/r के बराबर होती है। यहाँ से हमें क्या चीज़ पूछिए, मोमेंटम। mv की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है NH/2πr। ए इज़ और करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करने को है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। और एक सवाल देखते हैं। In Bohr's atomic model, the electron is assumed to revolve in circular orbit of radius 0.5 angstrom. If speed of electron is इतना, then the current associated with the electron will be। तो देखो हमारे पास करंट की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ वेलोसिटी से यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है। हमें किसी भी जगह पर अगर करंट पता करना है तो यहाँ से कितना चार्ज पर सेकेंड आता है वो हमारा करंट आ जाता है। आई की वैल्यू जो हो जाती है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का क्यू हमें पता है, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में वो कितनी बार जाता है ये हमें पता चल जाए तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि यहाँ पर हमारे पास जो पूछा गया है उसका आंसर कितना है। इसका करेक्ट आंसर है 112। कैसे है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ, क्यू की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर से डिस्टेंस इसे चलना है 2πr, वेलोसिटी है v के बराबर, तो 2πr/v टाइम पीरियड हो जाता है। तो यहीं से हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है E × 1/2πr डिवाइडेड बाई v ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू होगा। अब खाली वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना है। तो देखो जो करंट आता है उसकी वैल्यू आती है x × 10⁻⁻2 मिली एम्पियर, यानी और 10⁻³ एम्पियर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें होएगा 1.6 × 10⁻19। वेलोसिटी कितनी दी है, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन में बोला गया है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस की वैल्यू है 0.5 × 10⁻10। यहाँ से देखो 22 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, इस तरीके से आ जाएगा। 10 से ये हो जाएगा 5 × 2 फिर से 10 बचेगा, ऊपर चला जाएगा। हमारे पास ये हो जाता है 7 × 1.6 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है, कितना आ रहा था, 10⁻⁹। दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है -5 इधर चलाएगा, 9 -5 कितना होता है, -14। ये हो जाएगा 7 × 16 विच इज़ इक्वल टू 112 एंड 112 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल ये सवाल था। और एक सवाल देखते हैं।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th की पूरी थ्योरी और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, सब कुछ कवर कर लिया गया है। 40 वीडियो है जेई मेन के, 40 वीडियो है जेई एडवांस के, सब कुछ आपको मिल जाता है जेई मंथ में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में कलरफुल हैंडमेड पीडीएफ जो बहुत अच्छी रहेंगी आपको रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। सारे के सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। जी हाँ, कोई भी उसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल हैंडमेड नोट्स है, डाउनलोड करो। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक पैन इंडिया रोड ट्रिप पे व्लॉग बनाऊंगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ हम मिलेंगे अब कोर्स में या फिर व्लॉग में, दैट यू डिसाइड। बाय बाय, सी यू टुमारो।